हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहे हैं आपको पढ़ाई? होपिंग अच्छे होंगे आप लोग, तबियत पानी चंगा होगा, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त चल रहा होगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वाम्प डियर, मतलब बारहसिंघा जिसको हम कहते हैं, दैट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय दलदरी हिरण बारहसिंघा की एक उप प्रजाति के संरक्षण के लिए सुविख्यात है, जो कि कठोर जमीन पर अच्छी तरह से पनपती है और विशेष रूप से घास खाता है? ऑप्शन आपके पास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है, बारहसिंघा जो पाया जाता है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान में, मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान एंड ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान में। सारे लोग बताइएगा। दीदी मेरे ही चैनल है भाई, शिवा भाई मेरे ही चैनल है हाँ डेफिनेटली हम दीदी, डेफिनेटली थैंक यू सो मच एमडी भाई, बहुत शुक्रिया। बताइए सारे लोग बताइएगा। बारहसिंघा के लिए बारहसिंघा का आवास स्थान क्या है, या फिर ऐसा कहूं मैं कि बारहसिंघा कहाँ पे रहता है? सो प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, अच्छे से बताइए। वॉइस कभी कभी कट रही है कुणाल भाई, थोड़ा सा ना मेरा क्या है कि थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा माइक हो सकता है खराब, थोड़ा बहुत हल्का क्या था, पानी एक बार चला गया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा होता है। मुझे चेंज करना है तब धीरे से मैं चेंज करूंगी जैसे बजट बनता है कुणाल भाई ठीक है। ओके, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अच्छा चलो ये बताओ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मानस कहाँ पे? तो देखिए मानस तो है उड़ीसा में है मानस, ठीक है। मुदुमलई है और ताल छापर है और मुदुमलई है। सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। हाँ, वन हैंड राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क है। थैंक यू सो मच। हाँ, एक सिंगा वन हैंड राइनो जो है, एक सिंगा राइनो जो पाया जाता है वो पाया जाता है भाई काजीरंगा में। और काजीरंगा किधर है? काजीरंगा भी हमारा कहाँ पे है? काजीरंगा कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क किधर है? सारे लोग बता दीजिए। थैंक यू सो मच। मानस असम में है ना? हाँ जी, मानस असम में है, उड़ीसा में है? असम में है, उड़ीसा में है। एक तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, असम और उड़ीसा बिल्कुल आजू बाजू है तो समटाइम्स पगला जाता है आदमी। असम में, उड़ीसा में? सारे लोग बता दीजिए। असम में है एमडी भाई, बताओ ना प्लीज। शिवा भाई ने कहा असम में उड़ीसा में है। हाय सागर जी, हेलो। सनातन भाई हाय, गुड मॉर्निंग। दीदी क्लास के बारे में कुछ बोलूं? हाय सनातन भाई, क्लास जो है अभी ये मॉक टेस्ट है, पूरा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है भाई ये। थैंक यू फॉर द CHSL, क्योंकि पेपर सबका है। सागर जी मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेगा कान्हा नेशनल पार्क। और अगर MP के और भी बात करें, और हाँ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा जो है मेरे ख्याल से यूपी में है। दुधवा जो नेशनल पार्क है वो हमारा यूपी में है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो यूपी में है। MP की बात करूं तो MP में कान्हा है। इसके साथ साथ अगर बात करें यूपी का एक और बता देती, पीलीभीत नेशनल पार्क भी यूपी में है। मुझे दो याद है, दुधवा यूपी में है और पीलीभीत यूपी में है। हाँ, असम में है मैम मानस नेशनल पार्क। थैंक यू सो मच MD जी, थैंक यू सो मच। मैंने उड़ीसा लिखा ना, हाँ सॉरी, ठीक है। तो हमारा जो मानस जो है वो असम में है, असम में, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, मुदुमलई हमारा तमिलनाडु में है। और बचा ताल छापर का भी बता दीजिए। एस्पिरेंट जी थैंक यू सो मच। मिस्टर कुणाल, सनातन भाई हाय सनातन जी, हेलो नमस्कार। ये मैं करा रही हूँ आपको PYQ मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवा रही हूँ। थैंक यू, ठीक है। शाहिद जी हेलो, हाय शाहिद भाई, हेलो नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास मैंने कान्हा बता दिया, MP में है ये। यूपी की बात करें तो दुधवा और पीलीभीत ये दोनों यूपी में है। मानस नेशनल पार्क जो वो असम में है। मदुमलई नेशनल पार्क जो है ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नॉट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारा तमिलनाडु में है। और ताल छापर, किसी ने बताया ताल छापर साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला। बढ़िया, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक विकास भाई, ओके डन, ठीक है, मैं समझ जाऊंगी। आपका 19 को है पेपर, ठीक है। ऑल द बेस्ट भाई शिवा, ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑलिव टर्टल फेमस फॉर उड़ीसा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और साइलेंट वैली पार्क भी जो है, साइलेंट वैली पार्क भी जो है वो हमारा केरला में है। साइलेंट वैली पार्क, ठीक है, केरला में है। और यहीं उड़ीसा में ऑलिव टर्टल बड़ा फेमस है, और ये पता है बिल्कुल कगार, विलुप्त होने के कगार पे है ऑलिव टर्टल।
ठीक है, चलो बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं डिस्कस करते, पगला जाएंगे, है ना। सुनिए सुनिए, बस इतना ही डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताइए। आफ्टर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बाद भारत की पहली वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? गिर था, टाइगर था, गैंडा, राइनो या फिर हंगुल? सारे लोग बताइएगा। हाँ, ताल छापर राजस्थान में। थैंक यू सो मच मिस्टर एस्पिरेंट जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो हाँ, ताल छापर भूल गई थी, ये राजस्थान है। आरजे हो जाएगा, ठीक है, आरजे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे के सारे बताइएगा। वाइल्ड लाइफ हमारा जो क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना था, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना था। और इसके साथ साथ टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, पहला क्वेश्चन। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, दूसरा क्वेश्चन। ये टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन है भाई, ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, राइनो में भी हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी टाइगर। टाइगर इज द राइट उत्तर हियर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 में आया था, और आंसर जो रहेगा इस जो परियोजना का नाम था, है ना, जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट था। और अगर बात करें यहाँ पे, तो ये इनिशिएट किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। राइनो नहीं रहेगा एमडी जी, हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी, हमारा जो रहेगा टाइगर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है भाई, 1992 में एलिफेंट हुआ था, और 1975 में टाइगर प्रोजेक्ट, 1975 में टाइगर प्रोजेक्ट, है ना। और हाथी प्रोजेक्ट आया था 1992 में, ठीक है। हाँ, टाइगर 75 में आया था कि 73 में आया था, 75 में आया था कि 73 में आया था, एक बार कंफर्म करिए सागर भाई। 1973 में टाइगर, और 1992 में 1992 में, क्योंकि 1973 में ये यही प्रोजेक्ट टाइगर जो था, सही सॉरी मैंने 75 लिखा। हाँ, 73 है, 72 के बाद 73 में ही आ गया था, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में से मतलब कि इनिशिएट किया गया था, या फिर कह दें कि लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आपके लिए बताना है, आपको बताना है वेयर इज सिचुएटेड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ पे है ये, किस स्टेट में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में से वो किया गया था, इनिशिएट किया गया था, और आपको ये बताना है किस राज्य में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। बढ़िया दोस्तों, थैंक यू सो मच। हाँ, अवर नेशनल पार्क, अवर फर्स्ट नेशनल पार्क इज काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ये साहब, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा पहला नंबर का, ठीक है दोस्त, ओके। काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है, ओके। हाँ, आसाम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, बढ़िया दोस्त, यूके, ठीक है, हमारे पास एक यूके है। इंडिया के पास भी एक यूके है। हाँ, करंट नेम रामगंगा एनपी, अच्छा, ओके, ठीक है, एस्पिरेंट जी नाम चेंज हो गया, रामगंगा एनपी, ओके, नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, ओके। जिम कॉर्बेट से हुआ नैनीताल, रामनगर। थैंक यू सो मच सागर जी, थैंक यू सो मच एस्पिरेंट जी, एमडी साहब, विकास जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमडी जी थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारा दूसरा उत्तर होगा प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इन द अप्रैल 2022 द मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लॉन्च्ड द लास्ट ऑफ द 6 सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75। अप्रैल 2022 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से सबसे लास्ट वाली जो थी, 6 पनडुब्बी लॉन्च करी थी, और इसमें ये पूछा है कि सबसे लास्ट वाली पनडुब्बी कौन सी थी। INS वेला थी, INS वागशीर, INS कलवरी या फिर INS वागीर। तो अप्रैल 2022 में 6 पनडुब्बी आई, है ना, और लॉन्च किसने करा, तो हमारा जो रहेगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने लॉन्च करा 6 पनडुब्बी को, तो अप्रैल 2022 में। और इसमें क्वेश्चन है, हाँ, और इसमें क्वेश्चन है कि सबसे लास्ट वाली 6ठे नंबर की जो वो थी, क्या बोलते हैं, पनडुब्बी थी, 6ठे नंबर की पनडुब्बी को किसने लॉन्च किया था। थैंक यू सो मच। सागर भाई कह रहे हैं चौथा नंबर, INS वागशीर, INS वागशीर मतलब दूसरा नंबर था एस्पिरेंट भाई। हाँ, INS कालवेरी आपने लिखा है, कलवरी, INS कलवरी लिख दिया भाई ने, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा INS वागशीर हो जाएगा, बी नंबर, INS वागशीर हो जाएगा, ये सबसे लास्ट नंबर का था, 6ठे नंबर की थी INS वागशीर, ये हो जाएगा INS वागशीर। सागर भाई, एस्पिरेंट जी, MD साहब थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, है अपनी अटेंडेंस मार दिया करो। देखिए क्या है, आपकी अटेंडेंस से मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होता है कि चलो मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग मुझे रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच, और प्लीज चैनल को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच। सागर भाई कहाँ चले, हाँ, INS विक्रांत लार्जेस्ट फर्स्ट एयरक्राफ्ट करियर्स, थैंक यू सो मच MD जी, ठीक है। INS विक्रांत जो है पहले नंबर का हमारा है एयरक्राफ्ट करियर है, ये
इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कर दिया करिए दोस्तों। मैं भी शेयर कर देती हूँ, मैं शेयर इस टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ तो आप लोग आते नहीं हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दिया करो। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, INS वागसी इज द राइट उत्तर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइएगा। संगाई फेस्टिवल इज द बिगेस्ट एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ मणिपुर एवरी ईयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज संगाई जो फेस्टिवल है मणिपुर का जो वो है क्या बोलते हैं, पर्यटन डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो सेलिब्रेट करवाता है। और ये कब आयोजित होता है, किस मंथ में? मार्च में होता है, मई में होता है, जून में, नवंबर में? सारे लोग बताइएगा। नहीं पता है, MD भाई नहीं पता है, कोई इशू नहीं है यार। हाँ, कोई इशू नहीं है। संगाई फेस्टिवल बड़ा एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है ऑफ मणिपुर, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, और अगर हम बात करें, हमारा जो आंसर हो जाएगा लगभग नवंबर के टाइम पे ये होता है संगाई फेस्टिवल होता है। ठीक है, नवंबर में होता है। और नवंबर की भी बात करें पर्टिकुलर तो लास्ट में 21 से 30 दिसंबर के बीच में होता है। 10 दिन का फेस्टिवल होता है, 10 डे फेस्टिवल होता है ये संगाई फेस्टिवल। मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट करता है ना। नवंबर में होता है, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर में होता है, 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में होता है। 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में होता है संगाई फेस्टिवल। बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है, और ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज्ड बाय द टूरिज्म ऑफ मणिपुर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाकी आपको पता है भाई कि लामजाओ, वहां पे केबुल लामजाओ, मणिपुर में केबुल लामजाओ। क्या है ये केबुल लामजाओ? एनीवन हैव एनी आइडिया? केबुल लामजाओ एक केबुल लामजाओ फेस्टिवल होता है। नॉर्थ ईस्ट न्यू ईयर फेस्टिवल नेम है क्या? नॉर्थ ईस्ट न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं, सुनिए, नॉर्थ ईस्ट के न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं, आप सिर्फ उसकी बात कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, तिब्बतन ईयर का जो मनाया जाता है, तिब्बतन ईयर में लोसार फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट का कह सकते हैं आप। तो लोसार फेस्टिवल, लेकिन वो तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं न्यू ईयर फेस्टिवल। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया विकास भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स। सारे निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं में एक लंबी तने जैसी संरचना और कई छोटे छोटे शाखा होती है? इसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, उपचर्म ऊतक कहते हैं, या फिर मस्कुलर टिश्यू। सारे के सारे लोग बताएंगे, है ना। मतलब एक टिश्यू होता है जिसमें से तने जैसी, मतलब तना जो होता है हमारा, तना जैसे संरचना होता है पेड़ का, और इसके बाद उसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, ब्रांचेस होती हैं ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम सही है, नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही है भाई। नर्वस सिस्टम होता है हमारा, सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। हाय वैभव जी, हाँ, नर्वस टिश्यू लॉन्गेस्ट सेल। बढ़िया। थैंक यू सो मच मिस्टर MD, थैंक यू सो मच विकास भाई। हाय साइलेंट जी, एस्पिरेंट जी, थैंक यू। सागर भाई बहुत शुक्रिया। ठीक है, सो हमारा जो रहेगा भाई, न्यूक्लियस होता है, उसमें डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है ना, यही सारा चीज होता है नर्वस सिस्टम में हमारा, है ना। ठीक है, चलो, हाय सूरज जी, हेलो। 2 दिन से नहीं दिखे थे सूरज भाई, कहाँ चले गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंड अ शॉर्ट बायोग्राफी टाइटल्ड गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इन फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक संक्षिप्त जीवनी किसने लिखी है ना। बायोग्राफी लिखी है, प्लीज रिमेंबर। ऑटोबायोग्राफी मतलब जब खुद से लिखोगे आप तो ऑटोबायोग्राफी, है ना, और जब दूसरा कोई लिखेगा आपके बारे में, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बायोग्राफी हो जाएगा। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है, अरविंद अडिगा, देवदत्त पटनायक और इंद्र प्रतिम दास। हाँ, नवदीप सिंह जी ने लिखा है, अस्परण भाई कह रहे हैं। ठीक है, बढ़िया दोस्त। हाँ, नवदीप सिंह गिल जी ने लिखी है फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, है ना। चलो, अरविंद अडिगा की किताब का नाम बताओ, किसी को आइडिया? अरविंद अडिगा की किताब का नाम, अरविंद अडिगा, देवदत्त पटनायक। देखो, देवदत्त पटनायक जब आएंगे तो हिंदू धर्म से रिलेटेड बुक रहेंगी, सारे लोग याद रखिएगा, हिंदू धर्म से किताब बुक रिलेटेड रहेंगी। इसके साथ साथ हमारे क्या बोलते, एक अमित त्रिपाठी हैं, अमित त्रिपाठी जी, इनकी किताबें जब आएंगी तो हिंदू धर्म से रिलेटेड रहेंगी। और एक और है, 3 लोग हैं लगभग। टेंडन जॉइंट्स बोन्स टू मसल। थैंक यू सो मच मिस्टर MD, आपसे डर गया था। अरे नहीं, क्या बोल दिया था सूरज भाई, रात गई बात गई, वो हटा दिया करो, मेरे को याद ही नहीं रहता। इतना अननेसेसरी चीज नहीं याद रखती, इतना सारा चीज याद रखेंगे तो पढ़ाई कहाँ जाएगा। हाँ, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेंगे नवदीप सिंह गिल। हाय साहिन मैडम, हेलो, गुड इवनिंग, हाउ यू मैडम, कैसे हो, कैसा चल रहा है पढ़ाई? गुड इवनिंग।
थैंक यू सो मच। एस्पिरेंट भाई ने कहा व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा जी की किताब है एस्पिरेंट। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा जी की किताब है। मुझे नहीं याद आ रहा अरविंद अडिगा जी की किताब का नाम व्हाइट टाइगर, सच्ची नहीं याद आ रहा है। अरविंद अडिगा जी की किताब का नाम अभी तो नहीं याद आ रहा मुझे, बाकी ठीक है यार। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सारों प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। अरविंद अडिगा जी की किताब का नाम, साहिन जी गुड इवनिंग, बताइए प्लीज अगर आपको आइडिया हो तो, आपको आइडिया हो तो। द वाइट टाइगर, थैंक यू सो मच साइलेंट जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, नहीं याद आ रहा था मुझे इनकी किताब का नाम, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था। द वाइट टाइगर अब याद हो रहेगा, ठीक है, द वाइट टाइगर, ठीक है। और चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू एस्पिरेंट, थैंक यू सो मच वैभव जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर एस्पिरेंट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे बताएंगे। FTX क्रिप्टो कप में लगातार 3 गेम जीतकर और 5 मौजूदा 5 बाकी विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराकर किसने इतिहास रचा है ना? हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग 3 गेम्स इन अ रो एंड डिफीटिंग reigning 5 times वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन एट FTX क्रिप्टो कप इन अगस्त 2022? राहुल झाखड़ जी, महराज अहमद खान, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, या फिर साहू तुषार माने? सारे लोग बताएंगे भाई, इसका आंसर तो बन जाएगा ना, बन जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। और अभी अभी रिसेंट में इनको ग्रैंड चेस मास्टर का भी अवार्ड मिला था, है ना? अभी तो हालांकि चेंज हो गए हैं। अभी कौन बने हैं? रिसेंट का बात है, एक हफ्ते का बात है ये। अभी रिसेंट में 16 साल के एक बॉय बने हैं जो कि क्या बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर, आफ्टर आफ्टर आर प्रज्ञानंद के बाद, आफ्टर आर प्रज्ञानंद, है ना? थैंक यू सो मच मैडम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, सो हमारे आंसर हो जाएंगे आर प्रज्ञानंद जी, हाँ आर प्रज्ञानंद जी हो जाएंगे। हाय डीपी जी, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार मिस्टर डीपी, कैसे हैं और कैसा चल रहा है पढ़ाई? क्या क्या हुआ आज, आप लोगों ने क्या क्या करा, प्लीज जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? सारे लोग बताएंगे। जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो अपने हिसाब से नहीं काम कर सकते हैं, उनको एडवाइस लेना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इन केस ऑफ इमरजेंसी, है ना? सो ये किस आर्टिकल में गिवन है, या फिर मैं कहूँ किस कौन सा अमेंडमेंट था यहाँ पे? 40 नंबर का अमेंडमेंट था, 42nd था, 44th या फिर 46? ऐसा कौन सा हमारा आर्टिकल का अमेंडमेंट हुआ था जहाँ पे प्रेसिडेंट खुद से फ्रीली डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मंत्रिमंडल से सलाह लेनी पड़ेगी कोई भी डिसीजन लेने के पहले। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 44th नेक्स्ट ईयर सीजीएल क्वेश्चन, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ 44th हो जाएगा, 44 हो जाएगा, चौथा 44वें नंबर का हो जाएगा, जब इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। सो 44th अमेंडमेंट हो जाएगा कि जो प्रेसिडेंट है वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनको एडवाइस लेनी पड़ेगी बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन ही विल टेक द, हाँ ही विल गिव द डिसीजन, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। विजयनगर का पहला शासक कौन था? यार ये तो पता है ना, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक अब सीधा सीधा पहला शासक कौन था? एक तो फाउंडर थे हरिहर और बुक्का, है ना? देवराय प्रथम थे, हरिहर प्रथम थे, बुक्का प्रथम थे, या फिर कृष्णदेवराय? हरिहर और बुक्का भाई थे दोनों। अब मुझे ये बताइए, देखिए क्वेश्चन में दोनों है, हरिहर फर्स्ट भी है और बुक्का फर्स्ट भी है। थैंक यू सो मच मिस्टर एमडी, बहुत शुक्रिया। साहिन मैडम, चलिए बताइए, सारे के सारे लोग आंसर करिए जरा, आंसर करिए जरा, सारे लोग आंसर करिए प्लीज। हमारा क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, है ना? सो डेफिनेटली हरिहर हो जाएंगे यार, हाँ बिल्कुल सही है एस्पिरेंट भाई, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। और इनके फादर का नाम था संगम, अपनी संगम डायनेस्टी इन्होंने बसाया था, संगम डायनेस्टी, है ना? संगम डायनेस्टी। और विजयनगर का कैपिटल था हम्पी। हाँ, फर्स्ट रूलर कहाँ है? नॉट फाउंडर। हाँ 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 हाँ, सही बोल रही हैं आप मैडम, सही बोल रही हैं। अब क्वेश्चन आप पढ़िए ना, हरिहर और बुक्का। अच्छा, आपका कहना ये है, लेकिन संगम डायनेस्टी में रूल तो किया था ना उन्होंने। हाँ, अमुक्त मालदा कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अमुक्त मालदा ग्रंथ कृष्णदेवराय जी का, थैंक यू सो मच। कृष्णदेवराय है, एमडी जी कृष्णदेवराय है, ये मुझे देखना पड़ेगा यार, ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। क्योंकि देखिए हरिहर और बुक्का जब विजयनगर आए थे, विजयनगर एम्पायर बसा था, सबसे पहले हरिहर और बुक्का थे, है ना? और फाउंडर्स रहे, है ना? देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, उसके बाद कृष्णदेवराय हैं। कृष्णदेवराय तो कभी नहीं होंगे, देखिए
है ना। देवराय फर्स्ट नहीं होंगे यार, उसके पहले तो कोई ना कोई शासन तो करा रहा होगा ना। नहीं नहीं साहिन मैडम, ऐसा ऐसा रूल है क्या जो फाउंडर रहेंगे वो नहीं रहेंगे? क्वेश्चन रॉन्ग है। नहीं नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है यार, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन सही है। कौन विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था? हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी? ये क्वेश्चन गलत नहीं है। हरिहर बुक का फाउंडर थे, ये आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, है ना। अब हमारा बात यहाँ पे आता है देवराय फर्स्ट। कृष्णदेवराय तो नहीं आएंगे, ये तो हटा दीजिए, कृष्णदेवराय जी हटा दीजिए। अब इन तीनों में हरिहर बुक का दोनों फाउंडर थे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट दिया नहीं है। हरिहर फर्स्ट था, हरिहर फर्स्ट था। राहुल जी थैंक यू सो मच, ठीक है, मुझे भी यही लग रहा था यार। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच राहुल साहब, बहुत शुक्रिया। मिस्टर साइलेंट थैंक यू, ठीक है, बोथ हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे लोग बताइएगा, हर साल 28 फरवरी को एवरी ईयर 28 फरवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। सारे लोग बताएंगे भाई। प्रकाश का डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, टिंडल इफेक्ट था या फिर रमन इफेक्ट था? मुझे नहीं लगता, गलत होना चाहिए। और आपके लिए क्वेश्चन, रमन इफेक्ट जी को नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल मिला था रमन जी को। कब मिला था? 1919 कब मिला था? रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट बिल्कुल सही है, रमन इफेक्ट हो जाएंगे। सीवी रमन जी की याद में सेलिब्रेट होता है, सीवी रमन जी की याद में, है ना। और सीवी रमन जी को इनको नोबेल मिला था, कब नोबेल मिला था? और इसके साथ साथ हाँ 1928 में मिला था ना, 1928 में, 1928 में मिला था ना मेरे ख्याल से, 1928। अरे अरे दादा, 1928 और 1930 के बीच में है, 28-30 इसी लगभग, इसी के लगभग है 1928 मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है 1928 में भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मुझे तो यही लग रहा है, बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ श्रीनिवासन रामानुजन 1930, ओके ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल, ठीक है, 1930 में मिला था, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज कब करी थी? इनको तो 1930 में इनको नोबेल मिला। भारत रत्न बाद में मिला था, याद रखिएगा, भारत रत्न बाद में मिला था 1956 के अराउंड लगभग, जहां तक मुझे रिकॉल आ रहा है 1956 को। रमन इफेक्ट इनको बाद में, सॉरी, भारत रत्न इनको बाद में मिला था, पहले इनको नोबेल मिला था रमन जी को, ठीक है। थैंक यू सो मच एस्पिरेंट भाई, बहुत शुक्रिया बताने के लिए, ठीक है। तो नोबेल इनको मिला था 1930 में, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, 1928 में खोज करी थी और 1930 में मिला था, ठीक है। तो रमन इफेक्ट इन्होंने वो किया था, खोज करा था 1928 में, और 1930 में इनको नोबेल मिला था, ठीक है, बढ़िया दोस्त। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर इन द 15th सेंचुरी कम्स फ्रॉम हु अमंग द फॉलोइंग डिप्लोमैट हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम हेरात। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर का सबसे महत्वपूर्ण विवरण हेरात से भारत आने वाले राजनयिकों में किससे मिलता है? मार्को पोलो, शेख अली हजीन, इब्ने बतूता, अब्दुल रज्जाक। सारे लोग बताएंगे। हाय सीजीएल जी, हेलो, हाय मिस्टर सीजीएल, हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल मिस्टर सीजीएल। हाउ यू सीजीएल साहब, कैसे हैं और कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर मिस्टर सीजीएल, थैंक यू सो मच राहुल जी, साहिन मैडम, आसरन जी, वैभव जी, थैंक यू, एमडी साहब बहुत शुक्रिया। आज डावन भाई नहीं है क्या? डावन जी नहीं आए? अच्छा, आएंगे अभी, बस शायद बाहर होंगे, ठीक है। बताइए क्या हो जाएंगे? हेरात से भारत आने वाली, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे अब्दुल रज्जाक जी, इब्ने बतूता बगल में जूता, इब्ने बतूता बगल में जूता। देखिए इब्ने बतूता जी मोरक्को से आए थे, मोरक्को से आए थे ये, मोरक्को से, है ना। हेरात से भारत आने वाले मोरक्को से आए थे। मार्को पोलो किधर से आए थे? एनीवन हैव एनी आइडिया? अब्दुल रज्जाक जी, हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे मेरे ख्याल से अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक मेरे ख्याल से रहेंगे। इब्ने बतूता तो हाँ हेरात एंड बुक्का के टाइम पे अब्दुल रज्जाक शायद, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ आई एम गुड टू, थैंक यू सो मच मिस्टर सीजीएल। हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएंगे, इब्ने बतूता मोरक्को से आए थे मैडम, तो अब्दुल रज्जाक हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। अब्दुल रज्जाक इज द राइट आंसर, डी नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साहिन मैडम मे आई गो अहेड, मैं बढ़ जाऊँ आगे, बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एमडी साहब, संगम डायनेस्टी के टाइम पर आए थे, एक नंबर, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है मैडम, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं आए थे, आए थे, उन्हीं के टाइम पे आए थे। निकोलो दी कॉन्टी है, निकोलो दी कॉन्टी उन्हीं के टाइम पे आया था। अब्दुल रज्जाक लगभग उसी के टाइम पे आया था। और इसके साथ साथ ये मोरक्को से आए थे, है ना, इब्ने बतूता जी, और एक आध दो लोग और आए थे, ठीक है। ओके आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले विच ऑफ द फॉलोइंग scrutinizes in details the report of Controller and Auditor General of India before submitting it to the Lok Sabha।
लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले कौन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की विस्तार से जांच करता है? ऑप्शन आपके पास है स्टैंडिंग कमेटी जांच करती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, थर्ड ऑप्शन एस्टिमेट कमेटी और फोर्थ ऑप्शन है पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी। मतलब लोकसभा में इब्ने बतूता लिख रही मैडम आप, बगल में जूता वाला राइम बचपन में सुना था। साहिन आप पक्का इब्ने बतूता लिख रही हैं? मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब्दुल रज्जाक 15 सेंचुरी था अब्दुल रज्जाक, अच्छा 15वीं सेंचुरी था। फिर इसको देखना पड़ेगा मुझे, इसको देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा इसको। मार्को पोलो, शेख अली हसीन, अब्दुल रज्जाक, इब्ने बतूता, इसको फिर डाउट में रखिए। अगर किसी को नहीं आइडिया तो इसको डाउट में रखिएगा। बाकी जो लोग मुझे उसमें देख रहे हैं वीडियो फॉर्म में, तो प्लीज आप आंसर जरूर करना। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आंसर आप डाउट में डाल दीजिए, कंफ्यूजन में डाल दीजिए मैडम साहिन, कंफ्यूजन में डाल दो आप। ठीक है, हाँ, हमारा क्या आंसर हो जाएगा? लोकसभा में जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, सीएजी रिपोर्ट जो होती है, तो उसे प्रेजेंट करने के पहले एक बार जो रीचेकिंग का काम करता है वो कौन करता है बताइएगा? स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी। प्लीज आंसर। पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी सब लिख रहे हैं, आस्परन जी भी और राहुल साहब भी। मैडम साहिन आपका क्या कहना है? एमडी साहब प्लीज बताइएगा। सीजल जी, मैडम व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू वांट? आई एम वाचिंग योर क्यूआर कोड, दिस इज फॉर व्हाट आई वांट नो। मिस्टर सीजल, देखिए क्या है, काफी टाइम से मैं लाइव कर रही हूँ, एज यू नो, है ना, ये बताने की जरूरत नहीं मुझे। काफी टाइम से लाइव कर रही हूँ, मेरे जो सिस्टम्स है ना, सिस्टम है मेरे, सब खराब हो रहे हैं भाई, है ना। मेरा एक फोन खराब हो गया और एक लैपटॉप गया, बस एक लैपटॉप बचा और एक फोन बचा हुआ है ना। सो आई रियली नीड मनी टू मेंटेन माय सिस्टम्स एज वेल। चलो मेरा ठीक है, मैं मेंटेन कर लूंगी कैसे भी करके, ना भी करूंगी तो इतना जल्दी नहीं हटूंगी, बट सिस्टम नहीं काम करते हैं यार। ठीक है, हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे, हमारा जो रहेगा वो रहेगा डी नंबर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। हाँ, चौथा नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला हमारा खत्म होता है, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।